Hello and welcome to Finish Educare. So in this video we will talk about Indian parliamentary system. So आप सबको पता होगा कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती है उसमें अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होते हैं. जैसे यूएसए में प्रेसिडेंशियल टाइप डेमोक्रेसी है, इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है. सो इस वीडियो में बेसिक आइडिया मैं दूंगा कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे चलता है. So let us start. See, there are two main types of government systems. Basically वर्ल्ड में two main type of government systems है. ये हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं. पहला है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है. ग्रेट ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था पार्लियामेंट्री सिस्टम. ग्रेट ब्रिटेन को फॉलो करके बाकी कंट्रीज़ ने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम इम्प्लीमेंट किया. आपको पता है कि इंडिया में ब्रिटेन का रूल था 1947 के पहले. सो उनसे इंस्पायर होकर हमने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम कंटिन्यू किया. थोड़े फार चेंजेस किए, लेकिन अब पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में ब्रिटेन के वजह से आया हुआ है. अब यूएसए में है प्रेसिडेंशियल सिस्टम. सो हम इस वीडियो में इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं. सो वी विल ओनली टॉक अबाउट पार्लियामेंट्री सिस्टम. देन देर आर थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. कि जो भी गवर्नमेंट है, हम बात कर रहे हैं अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम की, उसमें तीन मेन ब्रांचेस होते हैं. पहला होता है लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं. लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जो लोग उनको वोट करते हैं और जिताते हैं. राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. और प्रेसिडेंट. देन एग्जीक्यूटिव दो टाइप के होते हैं. एक है मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये होते हैं और इनका इलेक्शन होता है, इलेक्शन के थ्रू आते हैं. दूसरे होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो परमानेंट होते हैं, जो इलेक्शन के वजह से नहीं आते और उनका जॉब टेन्योर होता है 60 ईयर्स के बाद वो रिटायर होते हैं. तो मिनिस्टर्स आते हैं इलेक्शन की वजह से और ये होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव. सो एग्जीक्यूटिव पहला हमने देखा लेजिस्लेचर. थर्ड इज जुडिशरी मतलब जो कोर्ट्स है इंडिया में. सो सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स. सो देर आर थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशरी. नाउ लेट अस सी फर्स्ट अबाउट लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर मतलब क्या? पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट में तीन चीज़ होती है. पहला है लोकसभा. आपको अगर बेसिक डिफरेंस देखना है लोकसभा राज्यसभा में, बेसिक समझना है आपको क्या है. आप टीवी पे देखते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आता है लोकसभा कौन सा है, राज्यसभा कौन सा है. सो ग्रीन कलर का जो होता है वो है लोकसभा, रेड कलर का होता है राज्यसभा. और प्रेसिडेंट है अपने इंडिया के प्रेसिडेंट, वो पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के. अभी वो कैसे पार्ट होते हैं? इंडिया में अगर कोई भी लॉ बनाना है तो आइदर लोकसभा या राज्यसभा में वो लॉ की शुरुआत होती है. मतलब अगर वो बिल पास होता है उसके बाद दूसरे हाउस में आता है. समझो लोकसभा में हमने बिल पास किया, वो पास हो गया, सब लोगों ने उसमें मंजूरी दे दी, तो आएगा राज्यसभा में. राज्यसभा ने भी पास कर दिया तो जाएगा प्रेसिडेंट के पास. जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करते वो बिल लॉ नहीं बन जाता है. सो प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. सो देर आर थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट हमने देखा. पहला है लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट के तीन हिस्से पार्लियामेंट में, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. नाउ वी विल टॉक इन मोर डिटेल्स अबाउट लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट हैज फोर मेन फंक्शंस. अभी पार्लियामेंट का काम क्या है? मेन लेजिस्लेशन दैट इज लॉ मेकिंग. पार्लियामेंट लॉज बनाता है. पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी. सो पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं. रिप्रेजेंटेशन. सो पार्लियामेंट क्या मतलब? हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, समझो. सो लोकसभा का इलेक्शन होता है हर 5 साल बाद. लोकसभा का इलेक्शन होता है. हर एक पूरे कंट्री को डिवाइड करते हैं हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और लोग जो सिटीज़न है कंट्री के वो इलेक्शन में वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं. तो रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ जाते हैं और हमें रिप्रेजेंट करते हैं. हमारे जो भी इश्यूज़ है, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, वो जाके लोकसभा में, राज्यसभा में रेस करते हैं. तो वो क्या करते हैं? लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. सो दे आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ वोटर्स एंड सिटीजन्स. देन स्क्रूटिनी मतलब क्या? एग्जामिनिंग द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का काम कैसे चल रहा है, मिनिस्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, गवर्नमेंट का काम रूल के हिसाब से चल रहा है क्या, लॉस के हिसाब से चल रहा है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है क्या. ये सब देखने का काम होता है पार्लियामेंट का. एंड फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हम देखेंगे अभी. गवर्नमेंट पार्लियामेंट में सिर्फ कैसे फॉर्म होता है. दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट्री सिस्टम. पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो पार्लियामेंट के ही मेंबर्स होते हैं. मतलब पार्लियामेंट के ही मेंबर्स आगे जाके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और वो मिनिस्टर्स बनते हैं. अब ये सब कैसे होता है हम आगे जाके देखेंगे. देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. कि लोकसभा का इलेक्शन होता है और हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, और डायरेक्टली इलेक्टेड जो 18+ सिटीजन है इंडिया के, 18 ईयर्स अबाउ जो सिटीजन है, वो रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास. इलेक्शन कमीशन एक ऐसा अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने कंट्री में वोटिंग कंडक्ट करता है.
और वहाँ हम रजिस्टर कर सकते हैं और अपना नाम अगर वोटर लिस्ट में आ गया तो हम जाके वोट दे सकते हैं। तो एवरी 5 years देयर इज़ लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन मतलब तुम सिंपल याद रखो कि पूरे कंट्री में इलेक्शन होता है, और पूरे कंट्री का मतलब जैसे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पूरे कंट्री का इलेक्शन होता है और उसे बोलते हैं लोकसभा का इलेक्शन। सो इसे जनरल इलेक्शन भी बोलते हैं, दैट इज़ हैपनिंग आफ्टर एवरी 5 years, दैट इज़ कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 years, और डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स लोकसभा के। राज्यसभा के मेंबर्स है ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, लोग उनके लिए वोट नहीं करते। तो कौन वोट करते हैं? हम लोग देखो दो टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, जैसे आज हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। सो इन महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे इज़ चीफ मिनिस्टर एंड इन इंडिया नरेंद्र मोदी इज़ प्राइम मिनिस्टर। तो वहाँ दो टाइप के गवर्नमेंट है, एक महाराष्ट्र में है स्टेट गवर्नमेंट और पूरे इंडिया में है सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारे मेंबर्स, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, वो हमारे लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज़ MLA। मतलब स्टेट में भी पार्लियामेंट होता है छोटा स्टेट का, उसे पार्लियामेंट नहीं बोलेंगे हम, स्टेट असेंबलीज बोलेंगे, विधानसभा बोलेंगे। सो विधानसभा के जो मेंबर्स है MLAs है, या किसी किसी स्टेट में विधान परिषद भी होता है, उसके जो मेंबर्स है वो राज्यसभा के मेंबर को उसको वोटिंग करते हैं उसके लिए। तो हमारे बिहाफ पे इनडायरेक्टली वोटिंग होता है। ज़्यादा आप डीप में मत जाओ इसके लिए, सिर्फ इतना याद रखो कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली लोग वोट करते हैं। राज्यसभा में लोगों ने चूज़ किए हुए मेंबर्स ही आगे जाके राज्यसभा के मेंबर्स को चूज़ करते हैं। सो दिस इज़ इनडायरेक्ट इलेक्शन, लोग डायरेक्टली उनको वोट नहीं करते, इनडायरेक्टली होता है। मतलब हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया, वो जाके हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर रहे हैं। सो दैट इज़ इन राज्यसभा। देन नंबर ऑफ मेंबर्स इन हाउस इज़ फिक्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया हुआ है। टोटल लोकसभा मेंबर्स, टोटल स्ट्रेंथ है, मतलब टोटल कितने मेंबर्स हो सकते हैं लोकसभा में, तो दैट इज़ 552। टोटल 552 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल 543 मेंबर्स है। 543 मेंबर्स टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा का। राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, पूरे मिलकर के 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स ये इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, आर्ट, लिटरेचर, ऐसे अलग अलग फील्ड के जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। तो नॉमिनेट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट भी नॉमिनेट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के मेंबर थे 6 साल तक, तो इनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था। देन अभी पूरे इंडिया को, अभी लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, तो हम क्या करेंगे, पूरे इंडिया को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, पूरे इंडिया का जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमने बोला था कि हमारे कंट्री में 543 लोकसभा के मेंबर्स है। मतलब हम क्या करेंगे, इंडिया को 543 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और हर एक हिस्से से एक मेंबर आएगा जीत के। तो उसमें कितने भी मेंबर्स इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, और हम क्या करेंगे, उनमें से एक मेंबर को चूज़ करेंगे। ऐसे करके करके पूरे इंडिया से 543 मेंबर्स आएंगे। अभी इन इलेक्शन में सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे बीजेपी ने पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, आम आदमी पार्टी, ऐसे अलग अलग पार्टीज़ पार्टिसिपेट करती है। सो हर एक पार्टी का अलग अलग मेंबर होता है हर एक एरिया में। आप ये जो कलर देख रहे हो, ये जो मैप देख रहे हो, ये 2019 का मैप है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जो सैफ्रॉन कलर है वो बहुत ज़्यादा जगह है। तो ये बीजेपी के मेंबर्स हैं, मतलब बीजेपी ने इतने सारे जगहों पे वो बीजेपी के मेंबर जीत के आए थे। और दूसरे जो भी कलर है यहाँ दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ बीजेपी के सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं, मतलब बीजेपी ने हर एक जगह पे अपना अपना मेंबर वहाँ नॉमिनेशन दिया था और लोगों ने उनको जिताया और वो मेंबर बन गए, उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ का जो मेंबर है बीजेपी का जो जीता है वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ का जो भी मेंबर होगा उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे करके करके हमारे पूरे कंट्री में 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, मतलब 543 मेंबर्स है। अभी ये मेंबर्स किसी ना किसी पार्टी के होते हैं या फिर इंडिपेंडेंट भी होते हैं, ज़्यादा करके किसी ना किसी पार्टी के होते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है कि सपोज़ किसी को अगर गवर्नमेंट फॉर्म करना है तो उससे पूरे जितने भी सीट्स है, पूरे सीट्स है 543, उसमें से आधे से एक ज़्यादा, मतलब 272 सीट्स किसी एक पार्टी को मिलना चाहिए। मतलब पूरे जितने भी सीट्स है, पूरे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, पूरे जितने भी सीट्स है, पूरे जितना भी अलग अलग जगह है, उसमें से उस पार्टी के 272 प्लस लोग जीतने चाहिए। अगर किसी एक पार्टी के 272 प्लस लोग जीत गए, मतलब उस पार्टी को मेजॉरिटी मिल गया,
मतलब वो पार्टी अभी गवर्नमेंट बना सकता है। ये हम बात कर रहे हैं पूरे इंडिया का गवर्नमेंट, मतलब जो अभी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है वो पूरे इंडिया का गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और 272 प्लस सीट्स किसी एक पार्टी को मिलनी चाहिए, मतलब 272 लोग किसी एक पार्टी के जीत के आना चाहिए। अगर किसी एक पार्टी के 272 मेंबर नहीं आए तो क्या करेंगे, कोई 2-3 पार्टीज मिल के भी 272 मेंबर्स इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब अभी 272 फिगर रीच करना इंपॉर्टेंट है। किसी एक पार्टी का अगर नहीं होता है तो 3 पार्टीज, 4 पार्टी, 10 पार्टी, 20 पार्टी, ऐसे सब एक साथ आके, सपोज किसी पार्टी के पास 200 मेंबर्स है, किसी पार्टी के पास 50 मेंबर्स है, किसी पार्टी के पास 5 मेंबर्स है, 10 मेंबर्स है, ऐसे करके करके वो 272 मेंबर्स उनके हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, जो भी बड़ा पार्टी है, मतलब किसी सब जो एक पार्टी का है तो एक पार्टी बनाएगा। 272 सीट्स आ गए तो कोई उसमें से बड़ा पार्टी है, सपोज बहुत सारे पार्टीज आ रहे हैं, तो ऐसे टाइप के गवर्नमेंट को बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। उसका जो सबसे बड़ा पार्टी है या फिर सब पार्टीज मिलकर डिसाइड करेंगे कि इन सब में से हमारा एक लीडर है, वो लीडर आगे जाके इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मतलब अभी क्या हो रहा है कि पूरे इंडिया का वोटिंग हुआ था, जिसमें से हमने बोला कि पूरे इंडिया को हमने 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया, 543 एरियाज़ में डिवाइड किया, सब जगह इलेक्शन हुआ, किसी अलग अलग पार्टीज़ के लोग जीत के आ गए। एक पार्टी को सपोज 272 सीट्स मिल गया तो वो गवर्नमेंट बनाएंगे। मतलब हमारे कंट्री में जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो उसमें से ही आगे जाके लोग मिनिस्टर्स बनते हैं, उसमें से ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ऐसे टाइप के सिस्टम को ही पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। अगर हम यूएसए की बात करेंगे, यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, ऐसे कंट्री को डिवाइड करना, ये सब इलेक्शंस प्रेसिडेंट को चूज़ करने के लिए नहीं होता है। तो प्रेसिडेंट को चूज़ करने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। तो 2 वहाँ मेजर पार्टीज़ है, तो 2 मेजर पार्टीज़ के 2 बड़े बड़े 2 कैंडिडेट आ जाते हैं, तो उन कैंडिडेट में से लोग किसी एक कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। तो वो ऐसा होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसी में से ही जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिले, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा लोग जीत के आ गए, उस पार्टी में से ही कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है। या कोई अगर मिल के बहुत सारे पार्टीज इकट्ठा आ रहे हैं, उनमें से ही कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है। मतलब इंडिया में अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, अगर आपको गवर्नमेंट बनाना है, तो पहले आपको लोकसभा में 272 सीट्स आपके पास होने चाहिए, तो ही आप गवर्नमेंट बना सकते हो। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। मतलब अभी आप ये फ़ोटो देख रहे हो एग्जीक्यूटिव, ये मैंने जो फ़ोटो रखा है यहाँ, जो गवर्नमेंट ऑफिसर दिख रहा है, या ये पुलिस ऑफिसर है, ये IAS ऑफिसर बोल सकते हैं आप इनको, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। मतलब इनका एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम पास करते हैं और उनको जॉब लग जाता है। तो ये 60 ईयर्स तक ये जॉब कर सकते हैं। मतलब उनका जब तक 60 एज कंप्लीट होता है तब तक वो जॉब कर सकते हैं, इनको कोई हटा नहीं सकता है। गवर्नमेंट चेंज हुआ, ये चेंज नहीं होते। ये गवर्नमेंट के, ये किसी लीडर के लिए काम नहीं करते, किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते, ये कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इनकी बात करें, ये नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे हैं, ये इनके जो अलग अलग मिनिस्टर्स है, इनका 5-5 साल में इलेक्शन होता है। नेक्स्ट टाइम अगर नरेंद्र मोदी नहीं जीत पाए तो कोई और आ जाएगा, अगर जीत पाए इलेक्शन नेक्स्ट टाइम तो ये कंटिन्यू करेंगे। तो 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव है, एक है परमानेंट एग्जीक्यूटिव है और ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो चेंज होते हैं। जैसे इलेक्शन होगा, ये अगर जीत गए तो कंटिन्यू करेंगे, हार गए तो दूसरा कोई आएगा। अगर नरेंद्र मोदी कल अगर बोल रहे हैं कि मुझे नहीं बनना है प्राइम मिनिस्टर, किसी और को बनाओ, तो कोई और बन सकता है। जैसे इलेक्शन होगा उस हिसाब से चलेगा। इनको अगर जॉब छोड़ना है तो ये रिज़ाइन करना पड़ता है इनको, या फिर गवर्नमेंट अगर ये गलत काम करते हैं, कुछ करप्शन करते हैं या गलत काम करते हैं, तो गवर्नमेंट इनको निकाल देगा। सो हम अभी बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की, जो है जो पार्लियामेंट में से ही आते हैं। मैंने बताया आज कि पार्लियामेंट में से जिन पार्टीज़ को, या जिस पार्टी को 272 सीट्स आ गए, तो उसमें से ही कुछ लोग बोलेंगे हमें गवर्नमेंट बनाना है, वो प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और वो गवर्नमेंट बनाएंगे, और उसमें से ही कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और उसमें से ही कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और प्राइम मिनिस्टर अपने जो भी मेंबर्स है, अपने जो भी मिनिस्टर्स है, उसे चूज़ करेंगे। सो ये होता है एग्जीक्यूटिव। देन एग्जीक्यूटिव को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एग्जीक्यूटिव हैज़ टू इम्प्लीमेंट लॉज। लॉज कौन बनाता है, पार्लियामेंट। जैसे मैंने बताया कि पार्लियामेंट का मेन काम है लेजिस्लेचर, तो लॉ बनाने का काम, या कॉन्स्टिट्यूशन में अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये चेंज करने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है, दूसरा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं कर सकता है। सो पार्लियामेंट क्या करेगा, लॉ बनाएगा। अभी लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे गवर्नमेंट, मतलब जो एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा।
इम्प्लीमेंट मतलब उसको लागू करेगा कंट्री में, देखेगा कि ये काम से ठीक से हो रहा है कि नहीं, और काम कराने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है. एज दे आर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर दे ऑल्सो हैव टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लेजिस्लेचर. जैसे मैंने बताया, ये जो आपको लोग दिख रहे हैं, ये जो मिनिस्टर्स है, ये पार्लियामेंट के ही मेंबर्स है, इसमें से ही चूज़ करके आए हुए हैं. डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आए तो उनको राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, लेकिन ये पार्लियामेंट के ही लोग हैं, ये अलग कोई नहीं है, ये पार्लियामेंट से ही आते हैं. ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक खासियत है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उनको पार्लियामेंट का मेंबर बनना ज़रूरी है. पार्लियामेंट के मेंबर अगर नहीं बनते हैं तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकते. उनको 6 महीने का टाइम दिया रहता है कि 6 महीने के अंदर आपको पार्लियामेंट का मेंबर बनना ही है, लोकसभा का नहीं तो राज्यसभा का. नाउ एग्जीक्यूटिव इज हैविंग अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिसीजंस टेकन बाय एनी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड एज डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब किसी मिनिस्टर ने भी डिसीजन लिया कोई, तो वो पूरे गवर्नमेंट का डिसीजन होता है. मतलब वो बोल नहीं सकता अकेला आदमी कि मेरा डिसीजन है, माना जाता है कि पूरे गवर्नमेंट का वो डिसीजन है. तो पूरे गवर्नमेंट, अगर गलत डिसीजन हुआ तो पूरा गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेदार है. सो डिसीजन टेकन बाय एनी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड एज अ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब क्या कि प्राइम मिनिस्टर और उनके जो भी साथी है, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स है, जो बाकी मिनिस्टर्स है, सब मिनिस्टर्स को बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है उसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. उनमें से किसी एक भी मिनिस्टर ने अगर गलत डिसीजन लिया तो माना जाता है कि पूरे काउंसिल ने गलत डिसीजन लिया, सब ने मिल के गलत डिसीजन लिया. अगर हम बोल रहे हैं कि चलो ये गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, हमको गवर्नमेंट गिराना है, हमको गवर्नमेंट चेंज करना है, तो हम सिटीजन्स नहीं चेंज कर सकते उसे. सिटीजन्स कर सकते हैं लेकिन वो 5 साल बाद कर सकते हैं. लेकिन उसके बीच में अगर हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो लोकसभा में राज्यसभा में है, तो राज्यसभा को ज़्यादा पावर नहीं है, क्योंकि राज्यसभा कैसे जो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड है. लोकसभा के जो मेंबर्स है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है. तो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं. मतलब नो कॉन्फिडेंस, कि गवर्नमेंट के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है. तो गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस कभी होता है, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हमारे पास 272 लोगों का सपोर्ट है. अगर गवर्नमेंट के पास 272 प्लस लोगों का सपोर्ट हुआ, मतलब गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस है. वहाँ के जो मेंबर्स है लोकसभा के, उनको गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस है. कि अगर किसी को बोलना है कि गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब क्या होगा कि 272 से कम गवर्नमेंट को लोग सपोर्ट करेंगे. मतलब एक वोटिंग होगा लोकसभा में, वोटिंग में कुछ लोग बोलेंगे हम लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग बोलेंगे हम गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते. अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते, ऐसे 272 से ज़्यादा लोगों ने बोल दिया, मतलब गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा. और अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया, उसका मतलब कि पूरे जो उनके भी बाकी जो मिनिस्टर्स है वो सब लोग का रिजिग्नेशन आ जाता है. मतलब सब लोग डिसमिस हो जाते हैं सीधा. अगर प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो गया तो बाकी जो मिनिस्टर्स है उनको सबको कैंसिल, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो अपने आप ही कैंसिल हो जाता है. वापस सबको शपथ देना पड़ता है. प्राइम मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर्स का वापस शपथ होता है, वापस उनका वोट टेकिंग सेरेमनी होता है. सो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि अगर हमको लग रहा है, अगर लेजिस्लेचर को लग रहा है, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट या जो लोकसभा, लेजिस्लेचर फील्स दैट एग्जीक्यूटिव इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू इट्स विशेस, देन इट रिमूव्स द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम पावर. तो क्या करता है कि उसे रिमूव कर सकता है बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन. देन थर्ड इज जुडिशरी. जुडिशरी मतलब कोर्ट्स. कि इंडिया में जो कोर्ट्स है, 3 लेवल के कोर्ट्स होते हैं. सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हर एक स्टेट में होता है हाई कोर्ट, और बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी होते हैं. तो जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कोर्ट्स है, इनको बोलते हैं हम जुडिशरी. जुडिशरी का काम क्या होता है देखते हैं हम. अभी जुडिशरी का काम क्या होता है कि जुडिशरी चेक करता है कि गवर्नमेंट ठीक से काम कर रहा है क्या, कि गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का देखभाल करने का काम किसका होता है, जुडिशरी का. मतलब अगर पार्लियामेंट में ऐसा लॉ बन गया जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और एग्जीक्यूटिव ने भी उसको सपोर्ट कर दिया, सब दोनों ने मिल के कुछ गलत लॉ बना दिया, तो क्या होगा, कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. तो जुडिशरी चेक करता है कि ये लॉ जो बन रहा है वो सही है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है क्या. कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो जुडिशरी उस लॉ को कैंसिल कर सकता है. उसे पार्लियामेंट को पूछने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जुडिशरी इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशरी क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का देखभाल करता है.
सो अभी सिस्टम एक अपने कंट्री में है कि हमने देखा कि 3 ब्रांचेस है गवर्नमेंट के, 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये अलग अलग चीज़ें में से कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ। जैसे मैंने बोला कि जुडिशरी ने अगर बोल दिया कि ये लॉ गलत है, तो ये गलत होगा तो ही कैंसिल करेगा। अगर अच्छा लॉ बनाया सब कुछ रूल्स के हिसाब से, तो जुडिशरी उसको कैंसिल नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जुडिशरी में लोग ठीक से काम नहीं कर रहे। अगर प्राइम मिनिस्टर और या कोई मिनिस्टर अगर ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने का कोशिश कर रहा है, अगर ज़्यादा पावरफुल बनने का कोशिश कर रहा है, अपने जो रूल्स है, अपने जो राइट्स है या उनके जो रेस्ट्रिक्शंस है उनके ऊपर वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो पार्लियामेंट में उसे क्वेश्चन कर सकते हैं हम। पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो कोई भी पार्टी के होने दो, वो जो गवर्नमेंट वाले जो मेंबर्स होने दो या किसी और पार्टी के, उनको राइट है कि वो जाके गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं, मिनिस्टर्स को क्वेश्चन कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है, क्वेश्चन करते हैं मतलब क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर दबाव रखते हैं, उनको क्वेश्चन पूछते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा काम क्यों किया। तो पार्लियामेंट क्या करता है कि गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करता है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। अब ये क्या है देखते हैं कि एक दूसरे के पावर को ये बैलेंस करते हैं, एक दूसरे के काम को चेक करते हैं। अगर अपने पावर के ज़्यादा काम करने का कोई कोशिश कर रहा है तो उसे रोक देते हैं वो। ईच ब्रांच मतलब 3 ब्रांच है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। ईच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट हैज़ डिफरेंट पावर्स। सच सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ये ऐसा सेपरेट क्यों किया है पावर, मतलब किसी एक भी ब्रांच जो है उसे अनलिमिटेड पावर नहीं देना चाहिए। जैसे सपोज प्राइम मिनिस्टर है, उनको अनलिमिटेड पावर नहीं है, उनको भी क्वेश्चन कर सकते हैं पार्लियामेंट में। उनके जो डिसीजंस है उसे भी हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, मतलब जुडिशरी के पास जा सकते हैं। वैसे ही लेजिस्लेचर के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। लेजिस्लेचर ने भी अगर कुछ गलत लॉ बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसे कैंसिल कर सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज भी ऐसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। सपोज सुप्रीम कोर्ट का जज करप्ट निकला, सुप्रीम कोर्ट के जज ने अगर ज़्यादा अपने पावर के से ऊपर भी ज़्यादा कुछ काम किया तो उसे लेजिस्लेचर निकाल सकता है। ऐसे हर एक जन दूसरे के ऊपर चेक करता है, हर एक जन दूसरे के काम के ऊपर बैलेंस करता है, हर एक जन दूसरे का पावर बैलेंस करता है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, द रिजल्ट इज़ द बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। कि हर एक जो ये ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये लोग हर एक दूसरे के काम को बैलेंस करते हैं, एक दूसरे के पावर को बैलेंस करते हैं कि वो ज़्यादा पावरफुल होने का कोशिश कर रहे हैं। अगर उनका जो चीज़ दी है उनको काम करने के लिए, उनको जो फ्रेमवर्क दिया है काम करने के लिए, उसके बाहर जाके अगर काम कर रहा है तो उसे रोक सकता है। अभी कैसे रोकता है देखो, पार्लियामेंट चेक्स द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने अगर गलत काम किया तो पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा, राज्यसभा में हम उनको क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको चैलेंज कर सकते हैं, उनको क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, प्रूफ मांग सकते हैं उनसे। तो हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब जो मिनिस्टर्स है उनके काम के ऊपर चेक कर रहे हैं, उनका काम चेक कर रहे हैं। वो ज़्यादा पावरफुल होने का कोशिश कर रहे हैं तो हम उनको रोक सकते हैं। दूसरा होता है जजेस। अभी जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करते हैं। जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। मतलब गवर्नमेंट जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया तो प्रेसिडेंट के काम को भी चेक कर सकते हैं जजेस। या जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनका भी काम जजेस देख सकते हैं कि सपोज़ काम लॉ के हिसाब से नहीं हो रहा है तो जजेस जाके, किसी को उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो जाके उस लॉ को कैंसिल कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो कोर्ट जाके उस लॉ को कैंसिल कर सकता है। अगर हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट का काम ठीक से नहीं चल रहा है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि एग्जीक्यूटिव और लॉज जो बनता है लेजिस्लेचर को, उसके ऊपर नज़र रखते हैं, उसको चेक करते हैं। अभी हमको लग रहा है कि चलो जज ज़्यादा पावरफुल है, वो गवर्नमेंट के काम के ऊपर नज़र रख सकता है, गवर्नमेंट के काम को कैंसिल कर सकता है। ऐसा नहीं है, जज के काम के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस है। जज अगर करप्ट निकला, जज ने भी अगर अपना जो उनको रेस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है उसके बाहर जाके अगर उन्होंने कुछ काम किया, उनका जो पावर है उसके भी अलावा कुछ ज़्यादा काम किया, तो हम जज को भी निकाल सकते हैं। और जज में भी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस थ्रू अ मोशन अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में क्या होता है कि ऐसे ही नहीं कल जाके किसी जज को निकाल दिया, उनको भी काम करने के लिए प्रोटेक्शन होता है। नहीं तो क्या होगा, अब अगर किसी को जज का काम नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई भी जाके कल जज को निकालेगा, ऐसे नहीं होता है। जज को अगर निकालना है तो उसके लिए प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है उसमें से मेजॉरिटी मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए कि जज को निकालो, जज गलत काम कर रहे हैं।
तो ऐसा वहाँ मोशन होगा, ऐसा वहाँ एक वोटिंग होगा, और उस वोटिंग में अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने बोल दिया कि जज को निकाल दो, अभी ये जज को कैसे निकालेंगे जब भी उसने कुछ मिसबिहेवियर किया, कभी कुछ करप्शन किया, मिसबिहेवियर किया, या तो इनकैपेसिटी, मतलब क्या वो काम करने के लायक नहीं है, उनका कैपेसिटी नहीं है वो काम करने का, तो भी उनको हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें हर एक जो ऑर्गन है, हर एक जो ब्रांच है गवर्नमेंट का, जैसे लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, ये सब एक ही जैसे पावरफुल है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पावरफुल नहीं है, सबको इक्वल पावर दिया हुआ है। कोई ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा पावर लेने का कोशिश कर रहा है तो कोई दूसरा ऑर्गन उसको जाके रोक देगा। लेकिन अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करेंगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल है, पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि लेजिस्लेचर के जो लोग हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स है या फिर राज्यसभा के मेंबर्स है, ये वोटिंग के थ्रू आते हैं, और एग्जीक्यूटिव भी उसके ही मेंबर है, एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर में से आते हैं। सिर्फ इतना फ़र्क देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मेन फ़र्क क्या है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो भी मिनिस्टर्स होते हैं या जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये पार्लियामेंट के ही मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट में से ही उनको आना पड़ता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट का अलग इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का अलग इलेक्शन होता है, पूरे कंट्री के लोग उस प्रेसिडेंट को वोट करते हैं, और वो अलग, उनका काम अलग होता है, लेजिस्लेचर का काम अलग होता है, वहाँ जुडिशरी का काम अलग होता है। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ एग्जीक्यूटिव जो होता है उसे पार्लियामेंट में से ही आना पड़ता है। अभी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, ये लोकसभा के मेंबर है, लोकसभा से वो वाराणसी से इलेक्शन जीते हैं। लेकिन इनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा के मेंबर थे। मतलब इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसे आइदर लोकसभा और राज्यसभा किसी एक का तो मेंबर होना ही पड़ता है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट है, उनको किसी वहाँ के पार्लियामेंट का मेंबर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका अलग इलेक्शन हुआ था। तो ऐसा अलग इलेक्शन प्रेसिडेंट के लिए ऐसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्राइम मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर्स है, वो पार्लियामेंट के ही मेंबर होते हैं। उनको पार्लियामेंट का भी काम करना पड़ता है, उनको भी पार्लियामेंट में जाके, लोकसभा में जाके बैठना पड़ता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये बेसिक वीडियो था, नॉर्मली ये 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, या बेसिक जिनको आइडिया लेना है कि कैसे कंट्री में काम चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपको ऐसे अलग टाइप के वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ, मैं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।